महागरीब जिठानी। ये कहानी शुरू होती है पद्मा पैसे वाले के घर से। पैसे वाले मैं इन्हें नहीं कह रही हूँ, पैसे वाले तो इनका सरनेम है। आज सुबह सुबह पद्मा के घर के दरवाजे के पास बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं माजरा क्या है। मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी जी, मैं अकेले कैसे रहूंगी जिठानी जी के साथ। आप तो उनका नेचर जानती है ना। मेरा नेचर जानती है से क्या मतलब है तुम्हारा शीला? इस घर के सारे कामों को जिम्मेदारी के साथ किया है मैंने, कभी कोई काम चोरी नहीं की। शीला ठीक कह रही है मम्मी, रुक जाओ ना, क्यों जाना है तुम्हें कहीं पर? मुझे अकेले इसके साथ छोड़कर मत जाओ। मैं अगर नहीं गई ना बेटा तो तेरे मामा मामी का रिश्ता टूट जाएगा। उनका रिश्ता बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, उस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, और विद्या बहू तू जरा अपना हाथ ढीला छोड़ने की कोशिश करना। हम पैसे वालों का जो सरनेम है ना, उसे ना पैसे वाले मत कर देना, बस इतना ही कहूंगी। और ये कहकर अपना बैग उठाए पद्मा आगे चल देती है और उसे जाता देख उसके परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं जा रहा हूँ दुकान। ये कहकर विनोद विद्या के सामने से आगे बढ़ रहा था कि उसका पैर गलती से विद्या के पैर पर पड़ जाता है और विद्या की हवाई चप्पल टूट जाती है। पैर अड़ जाने से विनोद भी फिसल कर गिर जाता है, पर विनोद को ना उठाते हुए विद्या कहती है, कर दिया ना कल्याण, पूरे 3 साल से ये चप्पल पहन रही थी मैं, आज तक इसमें एक खरोच नहीं आने दी मैंने। पता है कितनी मुश्किल से मैंने इसे फेरी वाले से 50 रुपए में लिया था। अब मिलने वाला है क्या ये चप्पल 50 में? कम से कम 70 तो लग ही जाएंगे। अरे विद्या मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाने के बजाय तुम चप्पल को देख रही हो। तो आप ही के कारण तो ये चप्पल टूटी है ना। देखिए इसका फीता निकल गया, 50 का चप्पल है। अब इसे बनवाओ, बनवाने में 10 रुपए बेकार में लग जाएंगे। सुबह सुबह नुकसान करना है बस आपको। चल छोटी, तू सुई धागा निकाल कर मुझे दे, मैं इसे सी लेती हूँ। सुई धागे से कभी चप्पल सिला जाता है क्या जेठानी जी? आप गिर जाओगे। मैं गिर जाऊंगी? तू ना अभी सच में बच्ची है। जब तक माँ जी घर पर नहीं आती मैं तुझे ट्रेन कर दूंगी, चिंता मत कर, चल अंदर। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि पद्मा के अपने घर से बाहर जाने से उसकी परिवार वाले रो क्यों रहे थे और विद्या क्यों नहीं रो रही थी। अंदर जाकर शीला खाने की तैयारी करने लगती है और उसे किचन में देखते ही विद्या फौरन अंदर भागती है। ये इतनी सारी सब्जियां क्यों काट रही है तू? अरे शिमला मिर्ची क्यों ले ली? रख रख नीचे। 200 रुपए किलो है शिमला, और 1 किलो में मुश्किल से 5 शिमला चढ़ता है। वो भी विनीत न जाने क्यों 1 पाव शिमला ले आया था। 20 दिन से वही शिमला चला रही हूँ मैं। तू तो एक बार में खत्म कर देती। मैंने इन्हें बोला था शिमला लाने को जेठानी जी, पर आप तो हमें सब्जी सूंघने तक नहीं देती। अरे तो क्यों करना है बेकार में खर्च? पैसे बचा कर रख, भविष्य में काम आएगा। और तू चूल्हा छोड़, खाना मैं बनाती हूँ। तू रसोई में रहेगी तो एक ही दिन में सारे राशन का स्वाहा कर देगी। इसमें भी आपको कंजूसी करनी है जेठानी जी, अब आदमी खाएगा भी नहीं क्या? अच्छा छोड़िए, मैं कब चाय तो बना लूँ अपने लिए। सवेरे सवेरे इतनी बहस से माथे में दर्द होना शुरू हो गया है। चाय मैं बना देती हूँ शीला, तुम ना बिन पानी का दूध ले लोगी। अब दूध इतना महंगा हो गया है, 50 रुपए का लीटर। बताओ, 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाना पड़ता है, तब जाकर किसी तरह 1 लीटर दूध में मैनेज होता है। और फिर चाय बनाते वक्त उसी दूध में हम पानी भी मिला देते हैं। हे भगवान, मैं अभी जाकर डेयरी वाले से 1 लीटर दूध का पैकेट लाकर आपको दे देती हूँ जेठानी जी, फिर तो मुझे चाय पीने देंगे ना आप। ज्यादा पैसा हो गया क्या तेरे पास? है? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, जा बाहर जाकर बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। और वैसे भी दूध की चाय ना लीवर खराब करती है, बिना दूध की चाय पी अच्छा रहेगा। विद्या की कंजूसी की आदत से सभी परेशान थे, पर जब तक पद्मा घर पर थी बाकी लोग बचे हुए थे। पर पद्मा के जाते ही सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बचत की देवी ने तो बचत की हद ही पार कर दी। अगले दिन पैसे वाले की पूरी फैमिली पड़ोसन शैलजा के घर एनिवर्सरी पार्टी पर जाती है। चलो अभी तो खाने को मिलेगा। क्या क्या गुसुर पुसुर कर रहा है तू? सुन लो, जिसे जो खाना है आराम से यहाँ खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज ज्यादा बड़ा बनकर तुझे शैलजा आंटी को लिफाफा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके लिए लिफाफा लेकर आई हूँ, समझा विनीत? अपनी भूखमरी दिखाते हुए कहीं तुम खाली लिफाफा तो लेकर नहीं आ गई ना विद्या? ज्यादा ना चपर चपर मत कीजिए, आपको विश्वास नहीं होता ना। चलो सब मेरे साथ एक साथ स्टेज पर जाकर बिमला आंटी को लिफाफा देते हैं। इतने बड़े नोट दे रही हूँ कि लोग सालों तक कहेंगे कि पैसे वालों ने किसी को इतना देते हुए सोचा भी नहीं। और पैसे वाले की पूरी फैमिली स्टेज पर चढ़ जाती है। लीजिए आंटी जी, ये आपकी एनिवर्सरी का तोहफा, पूरे 150 रुपये, ध्यान से रखिए। पहले मैंने सोचा 101 दे दूं, फिर लगा कि नहीं आप लोग तो अपने हैं,
आप लोगों के साथ ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? फिर मैं बैंक गई और 50 रुपए का ताज़ा नोट निकाल कर लेकर आई और मिलाकर साथ में इस लिफाफे में रख दिया। अब आप ये मत सोचिए कि 1 रुपये का सिक्का कहाँ है, क्योंकि वो तो इस लिफाफे को खरीदने में लग गया ना। और खुद की इंसल्ट करने के लिए तुम ये खुद ही बता रही हो। वाह बेटा, 150 रुपये में 4 लोग खाने आ गए। चलो बढ़िया है, जाओ जाओ आराम से खाओ। आज तो तुम्हारे घर में खाना बनेगा भी नहीं, है ना? ये सुनते ही वहां खड़े सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूरे परिवार का मजाक बन जाता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है मम्मी जी आ गई। मम्मी जी कहाँ थी आप? ये कहते हुए भागकर जैसे ही शीला दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि सामने उसकी सास नहीं पर उसके मामा ससुर खड़े हैं। मामा जी आप? तो क्या करता, तेरी सास के समझाने के बाद भी तेरी मामी सास मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी बेटा, इसलिए यहाँ आ गया। चल अब मुझे खाना खिला, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। रुक जा छोटी, तू कहाँ रसोई में जा रही है? मैं ला कर देती हूँ मामा जी को खाना। बैठिए ना मामा जी। अच्छे से खाना डालना बहू, तेरी सास ने मुझे बताया कि खर्चे के मामले में हाथ जरा कड़क है तेरा। हाँ बेफिक्र रहिए मामा जी, ऐसा भर भर के खाना खिलाऊंगी कि आप भी मान जाएंगे मुझे। विद्या किचन में जाती है और प्लेट में 2 सब्जी और 4 पराठे लेकर आती है। तू तो सही में दिल से खाना परोस कर लाई है बहू। और जैसे ही अरविंद पराठे का एक टुकड़ा तोड़ता है, विद्या बोल उठती है, वो तो अच्छा है कि आप महीने के बीच में आए हैं मामा जी, वरना महीने के अंत में कहाँ आटा मिलता है हमारे यहाँ। क्या? तो तुम लोग क्या खाते हो? बस किसी तरह भगवान दिन पार करवा रहा है मामा जी। भूखी उठती जरूर हूँ पर सोती नहीं। क्यों छोटी? इसके पहले कि आपके सामने से ये थाली चली जाए, आप खाना खा लीजिए मामा जी। पराठे के उस टुकड़े को जैसे ही अरविंद आलू टमाटर की सब्जी में डुबोता है कि फिर विद्या बोल पड़ती है, ये लाए थे कल 1 पाव टमाटर। बात इज्जत की थी तो मैंने बिना कुछ सोचे बना दी टमाटर की सब्जी। आपके लिए एक पूरा का पूरा टमाटर आपकी ही सब्जी बनाने में चला गया। पर क्या कर सकते हैं, अपनों के लिए इतना तो खर्च करना ही पड़ता, वरना मम्मी जी बड़ी नाराज हो जाती ना मुझसे। ये सुनते ही अरविंद अपने पराठे के टुकड़े को आलू टमाटर की सब्जी से निकालकर शिमला प्याज की सब्जी की ओर बढ़ने लगता है। विनीत ले आया था शिमला मिर्च, वरना कौन खाता है शिमला, बताइए आप ही। पहले के जमाने में शिमला मिर्च कोई खाता था क्या? बस ये आलू प्याज और 1-2 सब्जी। हाँ आजकल ना ये सब जबरदस्ती की नौटंकी है। 200 रुपए की किलो है भाई, कोई खाए तो खाए कैसे? खाने वाले को ये हैजा हो जाए। 20 दिन से इसे सोने की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। पर आप आए तो बिना सोचे समझे शिमला मिर्च की सब्जी बना दी। देख ले छुट्टी, अब अगर मम्मी जी कहेंगी कि मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा तुम लोगों ने तो तू सबूत है। हाँ 20 दिन पुरानी सब्जी है ये बहू। तो हम कोई शाही घराने के तो है नहीं ना मामा जी कि रोज रोज ताजी ताजी सब्जियां मंगवाए। इसी कंजूसी के कारण तेरी मामी सास और मुझ में कलेश चलता है। उसका घर इसीलिए तो छोड़ आया मैं, सोचा था यहाँ शांति मिलेगी, पर तू तो तेरी मामी सास से भी 2 कदम आगे निकली। मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, तुझे तेरा घर मुबारक। और तभी दरवाजे से पद्मा अपनी भाभी के साथ वहां आती है। तो अभी तो कहेगा कि भाभी कंजूस है। अब जब मेरा बेटा ऐसी बहू के साथ रिश्ता निभा सकता है तो मेरी भाभी में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है दीदी, मुझे माफ कर दे मेरी अर्धांगिनी। वैसे तू ऐसा क्या करती है विद्या जो ये तुझसे घबरा गए? चलिए ना मामी अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। दीदी अभी देखो ना, ये नाइटी मुझ पर जज नहीं रही। कल जब तुम ऑफिस से घर आओगे ना तो मेरे लिए दूसरी नाइटी ले आना प्लीज। पर यार इस नाइटी को अभी तुमने 2 दिन भी नहीं पहना है। कल रात को ही तो मैं तुम्हारे लिए ये नाइटी लेकर आया था। और वैसे भी इस नाइटी में खराबी क्या है, अच्छी लग रही हो तुम। पहले तो बिना बोले तुम मेरे लिए सब कुछ ले आते थे, अब क्या हुआ? शादी के बाद सारा प्यार खत्म हो गया? देखो अभी मैंने कह दिया ना कि मैं ये नाइटी दोबारा नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे नई नाइटी चाहिए और कल की कल चाहिए। ये कहकर रिया तो हमारी सो जाती है। रिया और अभी की लव मैरिज थी। अभी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप भी उसकी खुशी में खुश थे। परंतु शादी के बाद मानो जैसे अभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी।
रिया की बढ़ती डिमांड से धीरे धीरे अभी की माँ शकुंतला और पिता संतोष दोनों परेशान हो रहे थे और अब तो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हो रहा था। ऐसे ही अगली सुबह। ये क्या, आज भी नाश्ते में चाय पराठे? माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि आप टोस्टर ले आओ। मुझे सुबह सुबह टोस्ट और चाय पीने की आदत है, ना कि पराठे खाने की। बहू, तेरे ससुर ने टोस्टर मशीन सही करवाने के लिए दे दी है, बस 1-2 दिन में वो ले आएंगे, तब तक चाय पराठे से ही काम चला ले बेटा। आप सब कितने कंजूस हो। आखिर कब तक वो पुराना टोस्टर चलाते रहोगे? अरे ज्यादा महंगा नहीं आता, और मैं ये चाय पराठे बिल्कुल भी नहीं खा सकती, इसलिए अभी के अभी टोस्टर ले आओ, मैं टोस्ट ही खाऊंगी। एक बार फिर से रिया अपनी फरमाइश देकर वहां से चली जाती है। क्योंकि सुबह से रिया ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी संतोष दुकान से नया टोस्टर लेकर आता है और शकुंतला अपनी बहू को टोस्ट बना कर देती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। दोपहर को अपनी अलमारी भर के कपड़े लाकर अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, आपको नहीं पता, पर मेरे घर पर मशीन थी तो हम कपड़े उसी में धोया करते थे। इस घर में तो एक वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मेरे ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे कपड़े धो दीजिएगा। बहू, मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? चल आजा, तू भी मेरी मदद करवा दे। माँ जी, लगता है आपने सही में सुना नहीं। मैं कपड़े हाथ से नहीं धो सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने कपड़े धोऊं तो वॉशिंग मशीन ले आइए। घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो शायद मैं कपड़े धोने के बारे में सोच भी लूं। रिया अपने सारे गंदे कपड़े शकुंतला को देकर कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया की डिमांड तो बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रिया अपने लिए शॉपिंग करके घर आती है, पसीने से तरबतर। जब वो घर में आती है तो उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। इतनी गर्मी रिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो तेज़ आवाज़ में कहती है, उफ़ो, लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी, कितनी गर्मी हो रही है। बेकार ही मैंने इस गरीब इंसान से शादी कर ली, इसके घर में तो एक एसी तक नहीं है। माँ जी, माँ जी! इस तरह रिया अपनी सास को आवाज़ देती है। रिया की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी किचन से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बोलने पर ही घर में सारी चीजें क्यों आती है। आखिर इस घर में एसी कब लगेगा? बहू तो जानती है ना, तेरे ससुर का काम छूट चुका है, अभी अकेला ही इस घर को चला रहा है। बहू, अभी हाथ थोड़े टाइट है, थोड़ा समय दे दे, एसी भी लग जाएगा। लगता है जब मैं मर जाऊंगी ना गर्मी से, तब इस घर में लगेगा एसी। अरे नाना बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू जो कहती है, तेरी हर इच्छा हम पूरी तो करते हैं, पर थोड़ी हमारी भी दिक्कत समझा कर। हम मिडिल क्लास फैमिली है, आखिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? शकुंतला की ये बात सुनकर रिया ड्रामा करना शुरू कर देती है। छोटी सी बात के लिए वो अपनी माँ को ससुराल बुला लेती है। अब रिया की माँ रिया के ससुराल वालों से कहती हैं, बड़े ही नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, और आप लोग इसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बेटी अकेली आपके घर को संभाल रही है कि नहीं? हैं? फिर भी आप लोग मेरी बेटी में ही कमियां निकाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की अपनी बेटी की लव मैरिज करवा कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अभी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ जी माफ़ कीजिएगा, पर गलती आपने नहीं की, मैंने करी इससे प्यार करके, इससे शादी करके। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी डिमांड पूरी करते करते थक चुका हूँ मैं। माँ ने क्या गलत बोला? सही तो कहा। हम मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो कहे जब कहे पूरा हो जाए। अब बात काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पर शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसके घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो माफ़ी मांग कर बात को रफा दफा कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया हर छोटी छोटी बात पर अपने मायके वालों को बुलाकर घर में ड्रामे करने लगती। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, कुछ दिनों में मेरे बुआ की लड़की की शादी है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। शादी में मुझे रानी हार पहनना है। अगर आज रात आप लोगों ने मुझे रानी हार नहीं दिलाया तो मैं आप लोगों के ऊपर झूठा केस कर दूंगी कि आप लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है,
मैंने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि आप लोग मुझे खाने को नहीं देते, मेरे मायके जाने नहीं देते, और मेरे माँ बाप ने दहेज का जो भी सामान दिया था वो सब आपने रख लिया। ऊपर से मुझे और दहेज के लिए परेशान करते हैं। रिया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, पर अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। रही बात झूठे केस की, तो तुम शौक से मुझे दहेज के झूठे केस में अंदर करवा सकती हो, क्योंकि जब तहकीकात होगी ना तो तुम ही फंसोगी, क्योंकि मैं और मेरी मां निर्दोष है। अभी बेटा तू क्या कह रहा है? अगर बहू ने गुस्से में आकर सच में केस कर दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, बहू के मायके वाले समझदार हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाकर शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। शकुंतला के समझाने पर अभी मान जाता है और शकुंतला रिया की माँ को घर बुलाती है। पर जब रिया की माँ घर आती है तो वो भी रिया की ही तरह अभी और उसके माता पिता को धमकी देने लगती है। अरे क्या गलत कह रही है मेरी बेटी हैं? मेरी बेटी बिल्कुल सही है। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम जैसे न जाने कितनों को मैं और मेरी बेटी बेवकूफ़ बना चुके हैं। अरे तुझसे पहले भी मेरी बेटी की 2 शादी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज, और इसी तरह से हमने उनसे खूब पैसे लूटे और बाद में उनके ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा दिया। बेचारे आज तक जेल में बैठकर चक्की पीस रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो तो मेरी और मेरी बेटी की डिमांड पूरी करते जाओ। ओह, तो दोनों माँ बेटियाँ मिली हुई हैं। वैसे बहुत अच्छा प्लान बनाया आप दोनों ने, पर मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम आपकी सारी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? जेल। जैसे आपने मुझसे पहले और 2 बेगुनाह लोगों को फंसाया है, वैसे ही आप दोनों माँ बेटी हमारे साथ भी करोगी? मुझे तो पहले ही शक था कि रिया अपने मायके वालों से मिली हुई है, इसलिए आप दोनों को जो करना है करो, पर मैं अब आप लोगों को ना तो पैसे दे सकता हूँ और ना ही डिमांड पूरी कर सकता हूँ। अभी रिया और उसकी माँ की खोखली धमकियों से नहीं डरता, और जब रिया अभी और उसकी फैमिली के ऊपर झूठा केस दर्ज कराती है तो अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें रिया की माँ अभी और उसकी फैमिली को धमकी दे रही थी। फिर क्या था, रिया और उसकी माँ का किया उनके ही ऊपर उल्टा पड़ जाता है और इस तरह से अभी और उसकी फैमिली दहेज के झूठे आरोप से बच जाती है। तो वहीं रिया और उसकी माँ को उसके किए की सज़ा मिलती है।